6 तारीख दुम्मा महीना 2023 का क्वेश्चन आंसर CDP का सॉल्यूशन दे रहे हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होता है? परिवेश की शैली, आनुवंशिक ढांचा संरचना, विद्यालय अनुभव, व्यक्तिगत रुचि। सभी डी आंसर होगा। वृद्धि और विकास आनुवंशिक ही आनुवंशिक संगठन और पर्यावरण कारकों सभी अन्योन आश्रित के बीच एक विकास की सीमा को निर्धारित करता है जो संभव है, लेकिन पर्यावरण उस स्थिति को निर्धारित करता है जिससे क्षमता हासिल की जाती है। अंततः एक बच्चे की वृद्धि के विकास निम्न कारकों द्वारा प्रभावित करती है: परिवेश की शैलियाँ, आनुवंशिक ढांचा संरचना, विद्यालय अनुभव, व्यक्तिगत रुचि। विकास में विकासात्मक परिवर्तन है। बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन है। सभी संस्कृति के सार्वभौमिक समान गति से एक आयामी और एक रेखीय से वंशानुक्रम और पर्यावरण कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया से अपरिवर्तनीय और पैर की उंगलियों से पैर सिर तक आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर सी होगा, क्योंकि वंशानुक्रम और पर्यावरण कारकों के बीच जटिल अंतःक्रिया के द्वारा मानव विकास आनुवंशिक और वातावरण दोनों से प्रभावित होती है, क्योंकि ये वो तत्व है जो किसी व्यक्ति को वृद्धि और विकास को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकासात्मक परिवर्तन आनुवंशिक और पर्यावरण स्थिति के अद्वितीय संयोजन का परिणाम है, क्योंकि बच्चे का विकास आनुवंशिक और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन वंशानुगत और पर्यावरण कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है जो सभी जन्मजात लक्षण, प्रवृत्ति, बुद्धि लब्धि आनुवंशिक पर निर्भर करता है तथा सभी मानसिक और सामाजिक लक्षण पर्यावरण पर निर्भर करता है। अभिकथन ए, सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होती है, जिसका दोनों गलत है। ए और आर दोनों गलत है। बालक और बाल्यावस्था की सार्वभौमिक धारणा बचपन को सार्वभौमिक स्तर पर परिभाषित करना संभव नहीं है, क्योंकि हर बालक अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृति से अलग अलग क्षमता और अक्षमता के साथ बढ़ता है। अभिकथन ए, सभी संस्कृति में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरता है। यह कथन गलत है, क्योंकि बच्चे भिन्न तरीके से अलग अलग उम्र में विकास के चरणों से गुजरता है। तर्क, बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी नहीं बल्कि बहुआयामी होता है। अतः इस संदर्भ में ए और आर दोनों गलत है। 4th क्वेश्चन, अभिकथन ए, समाजीकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करता है, जो कि गलत है। तर्क, स्कूल द्वितीय समाजीकरण की एक संस्था है, बिल्कुल सही। ए और आर दोनों गलत है। समाजीकरण समाज में विशेष भूमिका निभाने वाले व्यक्ति के अपेक्षित व्यवहार मूल्यों और मापदंडों और सामाजिक कौशलों को सीखने से की चल रही प्रक्रिया को संदर्भित करता है। समाजीकरण के प्रमुख एजेंटों में परिवार और स्कूल शामिल है, लेकिन मीडिया, सहकर्मी समूह और अन्य प्रमुख सामाजिक संस्थान जैसे धर्म और कानून व्यवस्था भी शामिल है। अंततः इस संदर्भ में समाजीकरण स्कूल में ही नहीं वरना परिवार, मीडिया, आसपास के वातावरण से भी प्राप्त होता है। और द्वितीयक माध्यमिक समाजीकरण सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि पड़ोस, मीडिया, सहकर्मी समूह, समाज के कानून आदि। इस प्रकार ए और आर दोनों गलत है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? अनुकूलन द्वारा। पियाजे के अनुसार बच्चे में उनके वातावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति सहज होती है। बच्चे को इस प्रवृत्ति को अनुकूलन कहा जाता है। पियाजे के अनुसार बालक अपने प्रारंभिक जीवन से अनुकूलन करने लगता है। जब कोई बच्चा माहौल में किसी उद्दीपक परिस्थितियों के सामने होता है तो उस समय उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं अलग अलग कार्य न करके एक साथ संगठित होकर कार्य करती है और ज्ञान अर्जित करती है। यही क्रिया हमेशा मानसिक स्तर पर चलती है। वातावरण के साथ मनुष्य का जो संबंध होता है उस संबंध का संगठन आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, जबकि अनुकूलन बाहरी रूपों से। यह कह सकते हैं कि इस प्रकार जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अनुकूलन प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सम्मिलित जोड़ी है: संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था परिकल्पित निगमनात्मक तर्क के सक्षम है। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषता के साथ चरणों के सही सम्मिलित है। संवेदी पेशीय गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष इंद्रिय शिक्षक है। प्रवृत्ति क्रिया है। अंतरंग व्यवहार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की आयु है। भाषा विकास होता है और परिवर्तनीय होता है। अहम केंद्रवाद होता है। जीववाद होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष का है। तर्क शुरू होता है। प्रतिवर्ती क्रिया आ जाता है। वर्गीकरण आ जाता है। संरक्षण आ जाता है। अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से किशोरावस्था तक परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम हो जाता है। चिंतन आ जाता है। अपसारी अभिसारी चिंतन आ जाता है। सृजनात्मकता चिंतन आ जाती है। लेवाल्स्की के अनुसार बच्चे को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है? सक्षम बनाने के लिए संवाद। लेवाल्स्की के अनुसार बच्चे को सीखने में सक्षम बनाने के लिए संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। वाइगोत्स्की ने भाषा को अधिगम और विकास के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में माना है। भाषा का उपयोग शिक्षार्थी द्वारा विचारों को व्यवस्थित करके सीखने के साथ साथ संवाद तथा अनुभवों को झांसा करने के लिए किया जाता है। संवाद छोटे बच्चों द्वारा उत्पादित भाषा को संदर्भित करता है जो या तो स्वयं या दूसरों को संबोधित किया गया है प्रतीत होता है, जिसकी कभी कभी आसानी से एक श्रोता द्वारा कल्पना नहीं की जा सकती है। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है कि अंतःक्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका? लेवाल्स्की ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया ही बच्चे के भाषिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाइगोत्स्की ने भाषा को अधिगम और विकास के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में माना। वाइगोत्स्की मानते थे कि संज्ञानात्मक विकास संस्कृति से भिन्न होता है। इस प्रकार अधिगम सामाजिक परिवेश में अंतःक्रिया करने के साथ साथ अपने मन में विचारों का पुनर्निर्माण करना और उन्हें दूसरों के साथ झांसा करना। भाषा का उपयोग शिक्षार्थी द्वारा विचारों को व्यवस्थित करने सीखने के साथ साथ संवाद करने और अनुभवों को झांसा करने के लिए किया जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे वयस्कों और साथियों के साथ अंतःक्रिया से सीखते हैं और लेवाल्स्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमता में क्या शामिल है? तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमता में शामिल है पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचाना और विचारों के बीच संबंध बनाना। तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमता में पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचाना व विचारों के बीच संबंध बनाना शामिल। हार्वर्ड गार्डनर ने प्रतिभा सिद्धांत के अनुसार प्रतिरूप को खोजने के लिए एक तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता तार्किक गणितीय बुद्धि के बारे एक व्यक्ति की विशेषता है। उन्होंने तार्किक रूप से समस्या का विश्लेषण करने, गणितीय संचालन और वैज्ञानिक जांच करना, स्वरूपों का पता लगाने की क्षमता, तर्क की लंबी श्रृंखला को संभालने की क्षमता को बताया। अभिकथन ने किशोरों को जेंडर भूमिका व रूढ़िवादों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्मों एक बड़ा प्रभाव डालती है। तर्क मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली और प्राथमिक संस्था है। ए और आर दोनों सही और ए आर की सही व्याख्या करती है। किशोरों के लिए मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है जो उन्हें दुनिया और उसके भीतर अपनी जगह के बारे में सिखाते हैं। स्कूल साथियों और मीडिया द्वारा बारीकी से पालन किए जाने वाले परिवार को बच्चे के जीवन में समाजीकरण का प्राथमिक एजेंट बनाया जाता था। इसी संदर्भ में किशोरों की जेंडर भूमिका एवं रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्मों का एक बड़ा प्रभाव डालती। अतः ए और आर दोनों सही और ए की आर सही व्याख्या भी करती है। विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चे को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वह गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का पालन करे, विभेदी निर्देश लागू करे, मानकीकृत मूल्यांकन का पालन करे, बहिष्करण प्रथा को अभ्यास करे। बी एक समावेशी कक्षा में विभिन्न योग्यता, संस्कृति, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और क्षमताओं के बारे कई शिक्षार्थी होते हैं जो इसका एक शिक्षक
शैक्षणिक निर्देशनात्मक रणनीति का उपयोग करना और व्यक्तिगत छात्रों को सीखने की गति का सम्मान करना होता है। ऐसा वातावरण बनाना जिसमें बच्चा विविधता के साथ सीख सके, ना कि सीखने के लिए विशेष वातावरण तैयार कर सके। इस प्रकार हम विचार कर सकते हैं कि विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे विभेदित निर्देश लागू करें। विभेदित निर्देश लागू करें। विभेदित निर्देश आकलन किसे कहते हैं? आकलन को अधिगम की दिशा देना चाहिए और किसका आकलन करना है इससे निर्देश होना चाहिए नहीं। वह सीखने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। वो को बच्चों के समान क्षमता समूह धीमी सीखने वाले बुद्धिमान बच्चों के पृथक समूह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए को बच्चों को सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होता है। शिक्षण अधिगम की योजना और संगठन को आकलन में शिक्षक शिक्षण अधिगम आकलन की योजना बनाते और उसे व्यवस्थित करके मूल्यांकन के साथ शिक्षण अधिगम एकीकृत में शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को आकलन यह मूल्यांकन दृष्टिकोण के साथ एकीकृत करती है। केवल ग्रेडिंग और रैंकिंग के लिए आकलन का दृष्टिकोण और इसे अधिगम की गतिविधियों के साथ एकीकृत करना मूल्यांकन के दृष्टिकोण में बदल दिया गया है, जो शिक्षार्थियों को ज्ञान के निर्माण में समर्थन करता है। आकलन को बच्चों को सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होता है। एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना व्यक्तिवादी और निष्क्रिय है, सक्रिय और सामाजिक है। जॉन डीवी एक अमेरिका दार्शनिक ने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का प्रस्ताव किया, जो इस बात पर जोर देता था कि शिक्षण केवल प्रायोगिक दृष्टिकोण से होता है। इसलिए छात्रों को अनुकूलन और अधिगम हेतु वातावरण के साथ बातचीत करनी चाहिए। प्रगतिशील कक्षा की प्राथमिक विशेषता एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सामाजिक और सक्रिय प्रक्रिया है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा इस बात पर जोर देती है कि ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और शिक्षकों की साथियों के सक्रिय एवं सहयोग से उत्पन्न होता है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि शिक्षा का मुख्य रूप से बच्चों की जरूरतों को पूरा करना चाहिए और ज्ञान और याद रखने की बजाय समझ, क्रिया और अनुभव पर ध्यान देना चाहिए। अभिकथन: शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। तर्क: समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। ए और आर दोनों गलत। सभी छात्रों का वातावरण अलग अलग होता और वह विभिन्न वातावरण संस्कृति में भी विकसित होते, इस प्रकार उनकी समझ भी भिन्न होती है। शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। यह कथन गलत है, क्योंकि एक कक्षा में अधिगमकर्ता अलग अलग गति से अधिगम करता है और एक शिक्षक के रूप में आमने सामने कक्षा में सभी की अधिगम की आवश्यकता का पूरा करना लगभग असंभव है। लेकिन कक्षा में इस अवधारणाओं की समझ हमें विविध अधिगम की आवश्यकताओं को समायोजित करने में मदद करेगी। अतः इस संदर्भ में समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाना गलत है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है और भिन्न अधिगम की शैली और अधिगम की गति होती है। अतः ए आर दोनों गलत है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? विशिष्ट बच्चों का समान बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों सीखने के लिए अप्रेरित नहीं है। शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है। इससे सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता अलग अलग दृष्टिकोण के तुलना करने की कौशल सुदृढ़ होते हैं। डी समावेशी। बी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ।
समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को समान बालकों से अलग शिक्षा देने की विरोधी है। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक समान छात्र और एक दिव्यांग के समान शिक्षा प्राप्ति करने के अवसर मिलने चाहिए। जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो शिक्षकों को शिक्षण की पद्धति में बदलाव की आवश्यकता है। इसमें सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता, अलग अलग दृष्टिकोण में तुलना करने की कोशिश उद्दिष्ट होते हैं। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लिंक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाए? अपसारी सोच वाले को। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता के संदर्भ में लिंक से हटकर सोचने का इस्तेमाल अपसारी सोच के लिए किया जाता है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी स्वाभाविक रूप से एक विशिष्ट क्षेत्र के समान मानसिक क्षमता या प्रतिभा के उच्च स्तर के धनी होते हैं और ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। वह समान आयु, अनुभव और पर्यावरण के अन्य लोगों की तुलना में उच्च स्तर पर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा उनके पास अपसारी चिंतन होता है। अपसारी चिंतन वाले शिक्षार्थी संवेदनशील होते हैं और विभिन्न दृष्टिकोण से चीज़ों को देखने में सक्षम होते हैं। शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है? विशेष विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा का प्रबंधन, सभी बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रभाव, प्रतिभाशाली बच्चों को विशेष विद्यालय में नियोजन, समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चा के अलग अलग वर्गों में सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान। शिक्षा में समावेशन का अर्थ है सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा का प्रावधान करना। समावेशी शिक्षा का अर्थ है प्रभावी कक्षाओं का निर्माण करना, जहां सभी बच्चों को शैक्षिक आवश्यकताओं को संबोधित किया जाता है, चाहे उनकी क्षमता या अक्षमता कुछ भी हो। इसका तात्पर्य है कि सभी शिक्षार्थी उभा, समान या विकलांग सामान्य प्री स्कूल प्रावधानों, स्कूल और सामुदायिक शैक्षिक व्यवस्था तक पहुंच के माध्यम से समर्थन सेवाओं के उपयुक्त तंत्र के साथ एक साथ सीखने में सक्षम हो। पठन वैकल्प मुख्यतः किसकी चुनौतियों से संबंधित है? सुनने, बोलने, पढ़ने, बोलने एवं सुनने से। पठन वैकल्प मुख्यतः किसकी चुनौतियों से संबंधित है? पढ़ने से। पठन वैकल्प डिसलेक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे छात्र को बार बार विकल्प छोड़ने या अक्षरों और शब्दों को उलटने के कारण पाठ को पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौती का सामना करना पड़ता है। जब उन्हें पढ़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो वह शब्दों को सही वर्तनी नहीं कर पाती और उन्हें सही ढंग से लिखने में भी असमर्थ होते हैं। अंततः इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि पठन वैकल्प मुख्यतः पढ़ने की चुनौती से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है? मान्यकृत निर्देशक, सहायक अधिगम है, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन है, उपयुक्त समायोजन है। समावेशी शिक्षा सभी वर्गों के लिए नियमित कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को शिक्षित करने का अभ्यास को संदर्भित करती है। एक समावेशी कक्षा में एक विविध पृष्ठभूमि, विविध कौशल, विविध क्षमताओं और चुनौतियों वाले छात्रों को एक ही कक्षा में रखा जाए और सकारात्मक अधिगम सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन एवं उपयुक्त समायोजन समावेशी कक्षा के लिए विशेषता के अंतर्गत आते, जबकि मान्यकृत निर्देश समावेशी कक्षा के विशेषता नहीं है। माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को एक रूपी व कठोर परिचर्या का पालन करें नहीं। मान्यकृत नहीं। प्रश्न पूछने को हतोत्साह नहीं। सीखना की कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करें। डी सही है। अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते। रूसी मनोवैज्ञानिक लेवस्की ने तर्क दिया है कि सांस्कृतिक एक सामाजिक संदर्भ प्रदान करता है जिसमें लोग रहते हैं, बढ़ते हैं और उनके आसपास की दुनिया को समझते हैं। उन्होंने सीखने और विकास की प्रक्रियाओं को रूप में समझा जो वयस्कों और साथियों के साथ एक बच्चे को पारस्परिक क्रिया के दौरान होता है। अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ सीखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। पियाजे और लेवस्की के अनुसार सीखना किस प्रकार का है?
सीखना किस प्रकार की है? अधिगमकर्ताओं का सक्रिय भागीदारी है। जीन पियाजे और लेविन्स्की ने अधिगम की समझ को एक निष्क्रिय प्रक्रिया से एक सक्रिय प्रक्रिया में स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि संरचनावाद यह मानता था कि अधिगमकर्ता द्वारा अपने वर्तमान ज्ञान और वातावरण के साथ अंतःक्रिया के उत्तर में ज्ञान सक्रिय रूप से उत्पादित किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षक ज्ञान का वितरण नहीं करता, परंतु छात्रों को इसके निर्माण के अवसर और प्रोत्साहन प्रदान करता है। ज्ञान एक सक्रिय अर्थ निर्माण प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ता अपने स्वयं के अर्थ का निर्माण करता है। एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमता को कैसे सुगम बनाएंगे? भय उत्पन्न करके, तनाव उत्पन्न करके, सामग्री को निष्क्रिय और बार बार याद करके नहीं, विचार मंथन को प्रोत्साहित करके, उपमाओं और अनुमानों जैसे रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके। एक शिक्षक के रूप में बच्चों को जीवन में सफल होने में मदद करने के लिए समस्या समाधान को सुविधाजनक बनाना आवश्यक है। ऐसा करने के लिए एक शिक्षक को विद्यार्थी को चीज़ों को विश्लेषण करने की आदत विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एक शिक्षक के रूप में विचार मंथन को प्रोत्साहित करके, उपमाओं और अनुमानों जैसे रणनीति के उपयोग को प्रोत्साहित करके सुगम बनाए। किसी समस्या को हल करने का अर्थ समस्या उत्पन्न करने वाले स्रोतों को समाप्त करना है, और यह केवल समस्या के प्रत्येक संभावित मूल कारण और विश्लेषण करके और फिर समस्या के स्रोत को समाप्त करके या समस्या के स्रोत पर नियमित जांच को लागू करके समाधान का निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ताकि समस्या नियंत्रण से बाहर न हो। जब विद्यार्थी डैश की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगती है। जब विद्यार्थी संतुष्टि की भावना का अनुभव करते तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। संतुष्टि से तात्पर्य एक सुखद एहसास है जो आपको तब मिलता है जब आप कुछ ऐसा प्राप्त करते हैं जो आप चाहते हैं, या जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आप चाहते हैं। अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों की सहज अनुमान लगाने को क्या कहा जाता है? सुसाधित करना। सहज ज्ञान चिंतन का अर्थ है अपनी पहली वृत्ति के साथ जाना और स्वचालित संज्ञानात्मक क्रियाओं के आधार पर त्वरित निर्णय लेना। इस प्रकार की सोच छात्रों को भिन्न तरह से सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। शिक्षकों को कुछ अधूरे वाक्यों, कार्यों या स्थिति की मदद से अधिगमकर्ताओं को सोचने और अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए। शिक्षकों को गलत अनुमानों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि केवल अनुमान लगाने से ही आप अधिगमकर्ताओं की सहज ज्ञान चिंतन विकसित कर सकते हैं। अंततः अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों में सहज अनुमान लगाने की सुसाधित किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाता है? बार बार अभ्यास पर जोर देकर, निष्क्रिय अनुभौतिक पुरस्कार देकर, खोज व अन्वेषण करके। विद्यार्थियों को अर्थ बनाने की प्रक्रिया में खोज व अन्वेषण द्वारा सुगम बनाया जाना चाहिए। अन्वेषण विधि में छात्रों को कम से कम बताकर उन्हें स्वयं अधिक से अधिक खोज सत्य को पहचानने पर बल दिया जाए। अन्वेषण आधारित शिक्षा एक सक्रिय शिक्षक दृष्टिकोण है जो बच्चों को जिज्ञासा और पूछताछ के माध्यम से सीखने में मदद करती है। समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है प्रक्रियात्मक अवधानता समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है। यह एक प्रभावी समस्या समाधान रणनीति एक कार्य योजना है जिसका उपयोग समस्या खोजने के लिए किया जाता है। विभिन्न रणनीति के उनके साथ अलग अलग कार्य योजना है। उदाहरण के लिए एक प्रसिद्ध रणनीति परीक्षण पक्षगामी कार्यकारी युक्ति स्वानुभाविक कलन विधि और त्रुटि सिद्धांत है। यह एक पूर्व निर्धारण लक्ष्य तक ले जाती है। एक सामाजिक रचनावादी कक्ष में सिखाना निष्क्रिय रूप से होता है का स्वरूप सामाजिक होता है, पाठ्यपुस्तक केंद्रित होता है, परीक्षा केंद्रित।
के स्वरूप सामाजिक होता है। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में रट कर सीखने, याद रखने, याद करने के आधार पर अधिगम को दोहराव की अनुमति नहीं है। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना सिखाने के स्वरूप सामाजिक होता है। छात्रों को अपने स्वयं को अधिगम की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इसमें उनका चिंतन और अधिगम की प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित करना भी शामिल होता है। एक शिक्षार्थियों को सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से अर्थ का निर्माता और ज्ञान निर्माता के रूप में देखी जाए। निम्न में से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है? व्यक्तिगत पाठ्यचर्या, संदर्भित पाठ, सक्रिय पाठ्यचर्या का मान्य करें और सफलता एक वांछित उद्देश्य के पूरा न करने की अवस्था स्थिति है और इसे सफलता के विपरीत के रूप में देखा जा सकता है। छात्रों की असफलता का कोई संज्ञानात्मक, शारीरिक, बौद्धिक, शैक्षिक, भावनात्मक एवं सांस्कृतिक कारण है। मान्यकृत पाठ्यचर्या का विद्यार्थी को उनके आवश्यकता के अनुसार अधिक सहायता प्रदान नहीं कर सकती है। शिक्षकों को चाहिए कि वह विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार प्रासंगिक पाठ्यचर्या अपनाएं और कक्षा में प्रत्येक समूह के लिए शिक्षा शास्त्र केंद्रित दृष्टिकोण का उपयोग करें। थैंक्स।